निकालते हैं, कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या आपको पता है कंपोनेंट्स निकालना आता है? कंपोनेंट्स का मतलब समझते हो बेटा? यस सर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पर है और इस ब्लॉक को आपने पुश किया हॉरिजॉन्टली। आपने इसको पुश किया कैसे? हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ब्लॉक कैसे चलेगा बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, राइट? हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस ब्लॉक को वर्टिकली ऊपर की तरफ पुल किया तो ये ब्लॉक क्या होगा बेटा? ऊपर को चलेगा, है ना? अगर आपने हॉरिजॉन्टली पुश किया तो हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, अगर आपने पुल किया तो ऊपर को जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स एट सम एंगल? अगर आपने कुछ एंगल पर फोर्स लगाया बेटा, अब इस केस में ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा? ऑब्वियसली ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। मतलब अब हमारा ये जो ब्लॉक है बेटा, अब हमारा ये ब्लॉक इधर जाएगा इस तरह से, उस एंगल पर जितने एंगल पर फोर्स लगाए उतने एंगल पर ब्लॉक का मूवमेंट होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इन दिस सिचुएशन दिस ब्लॉक इज गोइंग टू कवर अ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है ना? मतलब इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली एक साथ ये ब्लॉक क्या हो रहा है बेटा? आगे को भी जा रहा है और ऊपर को भी जा रहा है, मतलब कुछ एंगल पर जा रहा है। मतलब ये हुआ इस ब्लॉक में दो डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आया, हॉरिजॉन्टल भी आया, वर्टिकल भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस फोर्स को अप्लाई किया यहाँ पर, जब आपने इस फोर्स को इस ब्लॉक पर अप्लाई किया तो इन दैट केस क्या हुआ बेटा? इन दैट केस ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है, वर्टिकल भी चल रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए बेटा। एक कंपोनेंट इसको एक्स के अलोंग ले जा रहा है और एक कंपोनेंट इसको वाई के अलोंग ले जा रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि whenever you will apply some force, that force will be divided into some parts, ठीक है ना? वो फोर्स कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसका कुछ एक पार्ट उसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, कुछ एक पार्ट उसको वर्टिकल ले जाएगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कंपोनेंट। ये हो गया बेटा कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि हाउ टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको। कोई भी वेक्टर हो बेटा, हमने फोर्स का एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल फोर्स को ही हम कंपोनेंट निकालेंगे, फोर्स को ही रिजॉल्व करेंगे। हमारे पास और भी चीजें होती हैं, और भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करने के लिए, कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करें? पहले मैं 2D की बात करूंगा बेटा, 2 डायमेंशनल। अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ले लिया, दिस इज द ओरिजिन वेयर एनी वेक्टर स्टार्ट एक्टिंग, ठीक है ना? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एक फोर्स लगाया बेटा, या कोई भी एक वेक्टर, मान लो पी वेक्टर आपने अप्लाई किया, एंड दिस पी वेक्टर इज गोइंग टू मेक सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेट दैट एंगल इज थीटा, ठीक है ना? देन देयर विल बी द टू कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। दो कंपोनेंट होंगे इस वेक्टर के बेटा, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। अगर आपने कोई ऐसा फोर्स लगाया जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन में मूव करा रहा है, कुछ एंगल पर आपने लगाया, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। दो कंपोनेंट कौन से? एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। तो अगर आप एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है? इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के ऊपर। वेक्टर के हेड से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ओरिजिन से, मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहां से उस परपेंडिकुलर तक की जो डिस्टेंस आएगी बेटा, मान लो ये O है, ये A है, तो O से A तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, दैट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, जिसको हमने px से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? दैट विल बी x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ओके, बात समझ में आई? यस सर। गुड। ऐसे ही अगर आपको इसी वेक्टर का कंपोनेंट y एक्सिस पर चाहिए तो आप क्या करोगे? y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस वेक्टर के हेड से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओरिजिन से, मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ वहां से उस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस, जिसको मैंने p बोला, इसको हम लिखेंगे बेटा py, ठीक है? तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ट्रायंगल OPA, अगर मैंने ट्रायंगल OPA लिया बेटा, तो आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल्स टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था, आपको याद होगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन OP, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा OA कितना है वही तो हमें निकालना है, और OP कितना है बेटा P है। तो मतलब OA की जो वैल्यू आई वो कितना है बेटा P cos, राइट। मतलब जो x कंपोनेंट वेक्टर का है वो क्या है बेटा P cos। सिमिलरली अगर आपने ट्रायंगल OPB लिया, ट्रायंगल OPB लिया आपने, तो इस ट्रायंगल में आप लिखोगे, अब अगर ये पी वाई है तो ये कितना होगा बेटा पी वाई होगा। सॉरी, ट्रायंगल ओपी ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी के ट्रायंगल में अगर ये पी वाई है बेटा तो ये भी क्या होगा पी वाई होगा। तो अब आप इसमें लगाओगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस पी ए अपॉन ओपी, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ पी ए विल बी गिवन एज ओपी साइन थीटा, दैट इज जो आपने पी लगाया है पी साइन थीटा। तो द वर्टिकल कंपोनेंट, जो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिला बेटा वो कितना मिला पी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें कितना मिला पी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हमें कितना मिला पी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मान लो आपको एंगल इसके साथ गिवन हो अल्फा, ऐसा एंगल गिवन, अब आपसे पूछा जाए बताओ पी वाई कितना है, ठीक है ना। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि बताओ पी वाई और पी एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ओपीबी ले लो भाई, ट्रायंगल ओपीबी ले लो। और इस ट्रायंगल ओपीबी में अगर मैं लिखूं cos अल्फा, तो कितने लोगों को पता है कि cos अल्फा किसके बराबर होगा बेटा। अब इस अल्फा के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा ओबी, है ना। हाइपोटेन्यूज तो ओबी होगा, बेस क्या होगा ओबी। आप लिखोगे ओबी अपॉन ओबी। इसका मतलब OB की जो वैल्यू है विच इज पी वाई हियर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी cos अल्फा, वाई कंपोनेंट मिल गया। सिमिलरली साइन अल्फा अगर आप लिखोगे बेटा, तो साइन अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू पीबी अपॉन ओपी। तो जो पीबी आया बेटा वो कितना हो गया, पीबी हो गया पी वाई साइन अल्फा। मतलब पीबी जो है हमारा वही हमारा क्या है बेटा पी, सॉरी पी वाई लिखते मैंने, पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, क्योंकि पीबी हमारा क्या है बेटा पी एक्स है और ओपी हमारा पी। तो क्या कंक्लूजन निकल करके आता है यहाँ पर, कंक्लूजन ये निकल कर आता है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का आप कंपोनेंट निकाल रहे हो, तो दो चीजें होती है बेटा बेसिकली, एक आप निकालते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आप निकालते हो वर्टिकल कंपोनेंट। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे होगे या तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हो एंड द वेक्टर इज मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर देखो बेटा थीटा, थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वेक्टर ओपी हमारा जो है, मतलब जो हमारा पी वेक्टर है बेटा, ये पी वेक्टर एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जिसके साथ इसने एंगल बनाया उधर पर आया कॉस, उधर पर आया कॉस कंपोनेंट, ठीक है ना। जिसके साथ एक्स के साथ एंगल बना रहा तो क्या मिला बेटा पी कॉस थीटा। और उसका ठीक परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर दो हो गए बेटा, एक ऊपर की तरफ हो गया एक नीचे की तरफ हो गया। अब रिजॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेना है नीचे की तरफ। तो बेटा कभी भी अगर आप कंपोनेंट निकालते हो वेक्टर के, तो जो दो कंपोनेंट आपके आए तो उन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही आपका वेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर आपका दोनों कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए। अगर मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को ले लिया तो पी ऊपर को है, पी वेक्टर नीचे को नहीं आएगा, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा बेटा ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया बेटा पी साइन थीटा, क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जिसके साथ एंगल बना वहां पर लिया cos कंपोनेंट और उसके ठीक परपेंडिकुलर लिया sin कंपोनेंट। द सेम सिचुएशन अराइजेस इन दिस केस आल्सो। अगर आपको वर्टिकल के साथ एंगल दिया है तो देखो वर्टिकल वाले के पास cos अल्फा आ गया और उसके परपेंडिकुलर sin अल्फा। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है बेटा, जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है उधर पे cos और उसके परपेंडिकुलर sin। बोलो बात समझ में। यस सर। दैट्स गुड। तो ये बात होगी बेटा क्या कंपोनेंट्स की, ठीक है ना। कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको समझ आ गया जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर पे cos लेना, उसके परपेंडिकुलर sin लेना है। अब इसी के साथ साथ आपसे एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे साथ ही के साथ, और फिर हम क्वेश्चन लेंगे थोड़े बहुत जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।
कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए बेटा, कंपोनेंट्स हमें कैसे निकालने हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल होता बेटा तब उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम अलग अलग हमें एंगल पता होता, जिसके साथ एंगल पता होता उसके अलावा साइन कॉस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर लिख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 3D का भी ले लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फोर्स लगाया वो 3D हो, 3 डायमेंशनल फोर्स हो। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से गिवन होगा, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब आपके रूम का कोई एक कॉर्नर है बेटा, ठीक है ना। उस कॉर्नर पर ये हो गई वर्टिकल वॉल वाला कॉर्नर, ये हो गया फ्लोर वाला, ये दोनों फ्लोर वाले कॉर्नर हो गए। अब इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर कोई एक फोर्स अप्लाई या कोई एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हो बेटा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली दिस वेक्टर क्वांटिटी विल लुक्स लाइक दिस वन, ऐसे दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब 3D है, लेकिन हमें 2D बनाना है तो मैं इसको बोर्ड में ही बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ऐसे। ये हमारे पास P वेक्टर है, ठीक है ना। अब इस केस में आपको क्या होगा, इस केस में आपको गिवन होगा बेटा कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द P विद द x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये बना रहा है बीटा एंगल, और z एक्सिस के साथ ये बना रहा है कितना बेटा, गामा एंगल। तीनों एंगल आपको गिवन होंगे, ठीक है। आपको x के साथ भी एंगल गिवन होगा, y के साथ भी गिवन होगा और z के साथ भी गिवन होगा। तो इन दैट केस यू विल राइट योर, आपको लिखना होगा component along x axis will be p cos alpha, component along y axis will be p cos beta, and component along z axis will be p cos gamma। जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर पे cos कंपोनेंट ही आएगा बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर 3D दिया होगा तो 3D में आपको सब सारी एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा, क्योंकि वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर एक अल्फा दिया है तो बाकी दोनों के साथ कितने एंगल है क्या है, साइन कंपोनेंट वहां पर निकालना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आपको वहां पर तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता होगा, एंड इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना। x के अलावा p cos अल्फा, y के अलावा p cos बीटा, z के अलावा p cos लॉग, ठीक। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। इसी को रिजॉल्व करना भी बोलते बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया क्या, हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर, ठीक है। अब इसी के साथ मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और फिर दोनों को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन लूंगा जो आपके बेसिक कांसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से वेक्टर्स को लिखा जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे कंपोनेंट्स की, दैट वाज वेरी सिंपल। और अब आपको समझ में आ गया जिसके साथ एंगल बनेगा उधर पे cos और उसके ठीक परपेंडिकुलर sin कंपोनेंट लेना है इफ इट इज 2D, अदरवाइज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अगर 3D है तो 3D वैसे बहुत कम आता है बेटा। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी बेटा, है ना। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने बताया था, अ वेक्टर, कोई भी एक ऐसा वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बेटा, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड विद सम डायरेक्शन, विद सम डायरेक्शन। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज जब आती है ना, तो वहां पर आपको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता होता है, और कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है कि उसका डायरेक्शन कैसे लिखे, उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो इन दैट केस ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है बेटा। मान लो कोई एक वेक्टर आपको गिवन है, इफ अ वेक्टर, कोई एक वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए इज गिवन। अब बेटा इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो वेक्टर ए आपको गिवन है, इसमें आपको इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। आपको इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपको पता होगा कोई एक वेक्टर गिवन होगा तो आपको बताया जाएगा कि ये वेक्टर इतना है और इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे फोर्स के बारे में बताया जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर लग रहा है, तो आपको वहां पर मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, ये आपको गिवन। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, देन यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए, वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा, यू विल राइट डाउन दिस लाइक ए कैप। वेक्टर ए के ऊपर कैप लगा दिया, मतलब यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। अब यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो जो वेक्टर हमें गिवन था बेटा, उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। करना क्या है, उसके मैग्नीट्यूड पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से
डिवाइड कर देना। ये मॉड लगा दिया मतलब क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर को अगर हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, 1, वैल्यू हो गई 1, डायरेक्शन बच गया। सो दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर। अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है ना, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। उस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, बात समझ में आई? क्लियर है? यस सर। कहीं कोई दिक्कत होती है बेटा तो बोल देना, ठीक है? ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर सीखना है, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है बेटा, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल वेक्टर जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आता है बेटा, वो क्या होता है? तो आप सबने पढ़ लिया होगा अब तक, क्योंकि आप तो आगे निकल चुके होंगे। ये जस्ट आपका एक रिवीजन टाइप का ही चल रहा है और इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो ये हमारे पास है बेटा एक्स वाई जेड। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा जाए, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस यू विल से द यूनिट वेक्टर इज गिवन एज आई के। आई के पढ़ लिया होगा, है ना? अलोंग वाई एक्सिस की बात किया जाए बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा बेटा, आप बोलोगे जी। जेड एक्सिस के अलोंग बोलोगे बेटा क्या, एक है। और ये तीनों वेक्टर क्या है बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो along the x-axis unit vector is I cap, along the y-axis unit vector is j cap, along the z-axis unit vector is k cap, I cap, j cap, k cap। अगर किसी भी वेक्टर के साथ I cap हमने लगा दिया, मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर x-axis के along है। अगर मैंने किसी में j cap लगा दिया मतलब j के along, z के along, k के मतलब सॉरी, j का मतलब y के along है और k का मतलब z के along है। ठीक है? तो इस तरह से इन कंपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा आई जे, ठीक है? आई जे के का मतलब आपको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। एंड इफ यू हैव बीन गिवन विद एनी वेक्टर, आर्बिट्रेरली कोई भी वेक्टर आपको गिवन होगा बेटा, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। बोले ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है? यूनिट वेक्टर क्या है और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस क्या है? क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। तो अगर ये आपको क्लियर है तो अब हम यहाँ पर जो अभी कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, उन कंपोनेंट्स को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बताते हैं आपको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कैसे हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए आपको कोई एक वेक्टर ऐसे गिवन था, यहाँ पर अभी मैंने दिया था कि ये पी वेक्टर है और ये पी वेक्टर बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है? नाउ राइट डाउन द वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है कि जो पी एक्स आएगा वो आएगा पी कॉस थीटा, अभी अभी समझाया था, और पी वाई जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, पी साइन थीटा। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर, यू विल राइट डाउन वेक्टर पी इज p cos theta is the magnitude along x-axis. This is the magnitude. Convert it into vector by multiplying the unit vector along x-axis means I plus दूसरा क्या है बेटा, p sin theta, ये हो गया p sin theta। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया along y axis, वेक्टर में कन्वर्ट करना है j के x से मल्टीप्लाई करना। So this is how you are going to write down any vector in components form। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना? आप उसके कंपोनेंट निकाल लो, x के अलावा निकाल लो, y के अलावा निकाल लो, फिर वेक्टर फॉर्म में i कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर अलोंग x एक्सिस आ गया, j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर अलोंग y एक्सिस आ गया। बोलो बात समझ आई? यस सर। गुड। एंड नाउ व्हाट इफ यू हैव बीन गिवन विद द थ्री डायमेंशन, अगर वहां पर 3D दिया है बेटा, x y और z एक्सिस तीनों गिवन है आपको, तो इन दैट केस आप कैसे लिखोगे? इन दैट केस आपको सारे कंपोनेंट्स पता होंगे, ठीक है ना? कुछ ऐसा मान लो आपको दिया गया है, x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है, एंड आपको एक वेक्टर गिवन है बेटा, वेक्टर a। देन यू कैन राइट दिस वेक्टर एज वेक्टर
A is equals to ax I cap component along x axis into I cap plus ay component along y axis into j cap plus component along z axis into k cap. So this is how you are going to represent any vector. किसी वेक्टर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे बेटा, उसका ये तरीका है. बोलो समझ आया? क्लियर है बेटा? यस सर. चलो फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. कुछ क्वेश्चन पहले रिजॉल्व करके देखेंगे और फिर कुछ वैसे आईजेके के ऊपर क्वेश्चन लेंगे. जो छोटी छोटी बातें होती बेटा लेकिन आगे चल के बड़े काम में आती है. अब मान लीजिए अच्छा यहाँ पर जैसे मान लो कोई वेक्टर इस तरह से दिया गया है, तो मैंने रिमूव कर दिया डायग्राम. अगर आपसे ये गिवन है और बोला जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, ऐसे बोला जाए बेटा कि मैग्नीट्यूड बताओ वेक्टर पी का, तो आप लिखोगे अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर. और भरोसा ना हो तो आप चेक भी कर सकते हो इसको. अंडर रूट पी एक्स मतलब क्या होगा बेटा, पी कॉस थीटा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पी वाई क्या होगा, पी साइन थीटा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब पी स्क्वायर को बाहर ले लो बेटा, तो पी स्क्वायर बाहर आ गए, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है. तो आपको फाइनली क्या मिल गया, पी. तो कभी भी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अगर आपने किया है तो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. अगर 2D है, अगर 3D है तो क्या करोगे, 3D है तो मैग्नीट्यूड विल बी गिवन एज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आपको 2D दिया है तो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, अगर आपको 3D दिया है तो मैग्नीट्यूड आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. दिस इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना. चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ज्यादा टिपिकल नहीं. फॉर्मूले आपके पास नोट होंगे, जिसके पास नोट नहीं होंगे वो नोट करते चलेगा और साथ ही साथ समझते भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जो आपको 11 से लेकर 12 से लेकर आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक काम रहेगा, तब तक इसका यूज होता रहता है बेटा. इसलिए इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होता है. तो अब सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास छोटा सा, कितना आपने समझा है कितना नहीं समझा है उसकी बात अगर हम यहाँ पर करें तो मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि देयर इज अ ब्लॉक and on that block a force is acting here. एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है बेटा, and that force is suppose that कुछ भी ले लो 15 न्यूटन ले लो, और आपसे बोला जाए कि this force is acting at an angle 37 degree. Do you know about the 37 degree? क्या आपको 37 डिग्री के बारे में पता है बेटा? Yes, sir. Yes sir. Okay, then find out the component of this vector along horizontal and vertical. Horizontal और vertical के along इसके component बताने, जल्दी से करके बताओ. आगे बेटा फर्स्ट का आंसर आ गया. Sir, 12. 12 किधर आया? Sir, x-axis पर. एक्स एक्सिस पर. ओके, और वाई एक्सिस पर 9. 9. ठीक, देखते हैं. अब देखो बेटा हमने क्या किया, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था, तो हॉरिजॉन्टल इधर बनाया, वर्टिकल इधर बनाया. अब हमने आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनता है उधर पर आता है क्या, कॉस कंपोनेंट. आप लिखोगे 15 cos 37 इधर पे. इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप. और इधर पर क्या लिखोगे बेटा, इधर पर लिखोगे 15 sin 37. अब 15 cos 37 को अगर आप सॉल्व करोगे तो cos 37 होता है बेटा 4/5. क्या मैंने सही लिखा है?
जिसको इसका आइडिया नहीं है बेटा वो समझ लो, कुछ इस तरह से बात होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 37 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री होता है। 37 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो 3 होता है, 53 के ठीक सामने वाला 4 होता है और ये 5 होता है। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है कि उसके साइड्स का रेशियो 3 4 5 है, तो आपको 37 एंड 53 मिलेगा। 37 के सामने छोटा वाला साइड होता है और 53 के सामने बड़ा वाला साइड होता है। तो अगर हमने cos 37 बोला बेटा, cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, तो it will be 12 Newton, and here on vertical direction we'll write 15 into 3/5, which will gives you 9 Newton. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया बेटा 12 न्यूटन, वर्टिकल डायरेक्शन में आया कितना, 9 न्यूटन। अगर आपसे बोला जाए कि वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको F वेक्टर, तो यू कैन राइट 12 I k plus 9 j k, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। वैसे तो आपको केवल 15 न्यूटन का फोर्स दिया था, बोला गया इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में लिखो। आपने x कंपोनेंट निकाला 12 आ गया, y कंपोनेंट निकाला 9 आ गया, तो वेक्टर के फॉर्म में हो गया बेटा 12 I plus 9 j। बोलो समझ आ गया? Yes, sir. गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पर आपसे बोला गया बेटा कि फाइंड आउट द कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका, वेट का, कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट along inclined plane along AB and perpendicular to AB। AB के along क्या होगा और AB के perpendicular क्या होगा कंपोनेंट? Sir, angle कितना है? ये 53 डिग्री दिया हुआ है, Okay, sir. 53। आ गया? नहीं है? ये 53 आपको दिया गया था ना बेटा, और ये 5 kg आपको मास दिया गया था, करना क्या है आपको? अब बेटा वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, ये मैंने इसके वेट को रिप्रेजेंट किया है एम जी। एम की जगह यहाँ पर 5 दिया था, मैंने इसको लिख दिया बेटा 5g। ठीक है, 5g ये वेट लगा इसका। अब आपसे बोला गया ये एंगल कितना दिया था बेटा, 53 दिया था। आपसे बोला गया कंपोनेंट निकालो AB और AB के परपेंडिकुलर। AB के परपेंडिकुलर एक हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, सॉरी लाइन खींची, ये हो गया, ये हो गया AB एंड दिस इज द परपेंडिकुलर अलोंग AB। तो अगर ये एंगल 53 है, अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, कोई बता सकता है? कौन सा? सर 53 होगा। बिल्कुल 53 होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये 90 है यहाँ। अगर ये 90 है यहाँ पर तो ये हो गया 37, और फिर 90 में 37 माइनस करोगे ये कितना आएगा, 53। ठीक है ना, ये देखो ये 37 हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 53। अब देखो 5g है, और ये 5g जो है इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल बना रहा है 53 का। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप उसको लिखोगे 5g cos 53। ठीक है,
अब दूसरा कंपोनेंट क्या ऊपर आएगा? नहीं, ऊपर क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि मैंने बोला था दोनों कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा वो दोनों के बीच में हो। तो ऊपर कर दोगे तो mg उसके बाहर हो जाएगा, नीचे लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कितना आ गया बेटा? 5g sin 53। नाउ पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। तो AB के अलोंग जो आएगा बेटा 5g sin 53 आया, और AB के परपेंडिकुलर 5g cos 53 आया। बोलो समझ आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? तो फिर से बता देना एक बार। देखो सबसे पहले तो ब्लॉक को अगर आपने रखा किसी इंक्लाइंड प्लेन पर तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा डाउनवर्ड, ठीक है ना? लेकिन आपसे बोला गया कि इसका कंपोनेंट बताओ AB के अलोंग और AB के परपेंडिकुलर। मतलब इस 5g का कितना पोर्शन AB के अलोंग है और कितना पोर्शन उसके वर्टिकल परपेंडिकुलर, ठीक है ना? mg के दो पार्ट हो जाएंगे बेटा। क्योंकि अगर दो पार्ट नहीं होता, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई एक स्मूथ सरफेस और उसको आपने मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर आपने कोई एक ब्लॉक रख दिया, आपने एक ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है? तो आप देखते हो अगर इसको टिल्ट करते जाओ टिल्ट करते जाओ टिल्ट करते जाओ तो एक सिचुएशन आती है जब ये नीचे गिर जाता है। होता है ऐसा ना? क्यों गिर जाता है नीचे? बिना फोर्स के क्या मूवमेंट होती है? नहीं होती। तो अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा ना तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक कंपोनेंट जो इसको मतलब एक कंपोनेंट वो आता है बेटा जो हमारे इस हाथ को प्रेस कर रहा है, ठीक है ना? अगर इसको हमने तिरछा कर दिया और अभी ये गिर नहीं रहा है मतलब क्या एक कंपोनेंट ऐसा आया होगा जो कंपोनेंट हमारे हाथ को प्रेस करके रखा है और एक कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन कम है। जब आप उसको ज्यादा टिल्ट कर देते हो तो क्या होता है बेटा? फोर्स ज्यादा हो जाता है, वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। यही सिचुएशन यहाँ पर होती है। एक्चुअल में 5g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर रखने की वजह से इसके कंपोनेंट्स आ गए बेटा। एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आ गया और एक कंपोनेंट अलोंग आ गया। ये 5g sin 53 इसको नीचे खींच कर ले आता है। तो मैंने वही पूछा था आपसे कि व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग AB एंड परपेंडिकुलर टू AB। तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया, ये एंगल 53 दिया था तो ये भी कितना आ गया बेटा? 53 आ गया। कांसेप्ट क्या था? कांसेप्ट ये था यू हैव टू कंसीडर द cos कंपोनेंट अलोंग दैट लाइन from which the vector is making some angle। तो 5g जो है वो परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 53 डिग्री का। तो इस परपेंडिकुलर के अलोंग जो कंपोनेंट आया बेटा कितना आया? 5g cos 53। और उसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब अलोंग AB। तो अब देखो परपेंडिकुलर वाले पे क्या आता है बेटा? साइन वाला आता है। यहाँ पर क्या लिखा? 5g sin 53। यू कैन पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। बोलो समझ आया? यस सर, थैंक यू। गुड। तो इस तरह से कंपोनेंट्स निकालते हैं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो आगे आपके आने वाले होंगे, ठीक है? अभी अगर आप काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी वगैरह पढ़ रहे होगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पढ़ोगे, 2 डायमेंशन पे आ जाओगे, तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो बेटा। तो वहां पर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसका नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। काइनेमेटिक्स आपका चल ही रहा होगा तो अगर काइनेमेटिक मोशन इन 2D आप पढ़ रहे हो तो इट मींस दैट कि कंपोनेंट्स वहां पर आपसे पूछे जाना शुरू हो गए होंगे, ठीक है? कंपोनेंट्स भी और बहुत सारी बातें पूछी जा रही होंगी। हम वो सब अभी यार थोड़ी थोड़ी बातें सब डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा जो यूनिट वेक्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या है समझते कैसे उसको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं मान लो आपको दूं इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है ना? देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा बेटा? बताओ जरा जल्दी से बताओ। सर हाँ बोलो। सर यस सर। इसमें क्या बताया गया था आपको? इसमें आपको बताया गया था कि as unit vector along any vector is given as vector upon magnitude of that vector। और अभी हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते बेटा? जो कंपोनेंट्स है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो
ए वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा अंडर रूट 4 + 9 + 4 मतलब अंडर रूट 17 आ गया बेटा। तो फाइनली द वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग that vector given vector will be given as 2i k plus 3j k plus 2k k divided by under root 17 हर एक के मैग्नीट्यूड को under root 17 से डिवाइड कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। so this is the unit vector along vector a। बोलो समझ आ गया, ये निकालना आ गया। ओके छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा बेटा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देना, आप लोग बोलते नहीं हो, शांति से बैठे रहते हो, बोलोगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। चलो ये हो गया, आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है बेटा 2i - j प्लस बेटा। सर जैसे ही हमने यूनिट वेक्टर निकाला ना, पर इसकी तो मैग्नीट्यूड 1 आया ही नहीं सर। हाँ बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड बनाएगा, देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो अगर आपने निकाला ये, तो ये कितना आएगा बेटा अंडर रूट 2/√17 का होल स्क्वायर प्लस 3/√17 होल स्क्वायर प्लस 2/√17 होल स्क्वायर। यही लिखोगे ना, यही लिखोगे Yes, ना, sir. इसका Yes, sir. मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या हो गया बेटा, ये अंडर रूट 4/17 प्लस 9/17 प्लस 4/17 which is under root 17/17 and finally we get 1। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर कभी भी निकालो ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा बेटा, 1 ही आना चाहिए, तभी वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज वो यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, इसलिए आपने होल अपॉन रूट 17 लिखा था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिखा, जिससे आप समझ जाओ कि हाँ ये 2/√17 x के अलाउंग है, 3/√17 y के अलाउंग है, 2/√17 z के अलाउंग है, और इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? सर डायरेक्शन कैसे पता लग रही है इसमें? बेटा डायरेक्शन तो वही है ना, क्योंकि आपने क्या बोला, आपसे क्या बोला गया था, यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए का मतलब क्या है? मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी होगा। मतलब कुछ ऐसा हो गया ना कि मान लो आपने 30 डिग्री पर कोई एक लाइन खींची थी, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बना दिया 1 सेंटीमीटर। तो उस 15 सेंटीमीटर वाली लाइन के अलाउंग 1 1 1 1 ऐसे 15 हो गए टोटल पार्ट, है ना। तो वो सारे 1 का डायरेक्शन भी वही है जो 15 का डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज द यूनिटी, मतलब आपने जो वेक्टर आपको गिवन है ना, उस वेक्टर का एक यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन नहीं बदला, सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल दिया उसका। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग दैट वेक्टर जिसका वो यूनिट वेक्टर होता है। जैसे ये लिखा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन था। आपने डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड बदला है। बोलो बात समझ में? यस सर। गुड। तो ये वेक्टर ए हो गया बेटा, और वेक्टर बी की बात कर लेते हैं। एक और वेक्टर आपको यहाँ पर गिवन है, एक और वेक्टर आपको यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए 3i कैप -2j कैप, और के लिए हम आपको दे देते हैं -2k कैप। ठीक, आपको बताना है फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर along vector p which is given as vector a plus vector b। आप अपनी सारे छोटे से छोटे डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हो बेटा, हर चीज का रीजन होता है, पूछते जरूर जाना, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि यही आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा और यही आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लेकर के आएगा। अदरवाइज आगे चल के आप हो गया फिजिक्स पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता, वो सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से हो जाता है कि आपको छोटी छोटी चीजें पता नहीं। तो इसलिए कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कितना भी छोटा सा डाउट हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो बताओ बेटा,
यहाँ पर वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स पता है, तो आपको डायरेक्टली जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उसी मैथ के अकॉर्डिंग आपको इसको ऐड कर देना है। वेक्टर पी को आप निकालोगे तो आप लिखोगे 2i के माइनस जे के प्लस 3k के प्लस 3i के माइनस 2j के माइनस 2k के। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, बस डायरेक्टली जैसे आप ऐड करते हो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि केवल मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है, नहीं, आपको सीधे सीधे कंपोनेंट्स गिवन है, कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं आराम से। तो 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 5i के हो गया, माइनस जे माइनस 2j कितना हो गया? माइनस 3j के हो गया बेटा, प्लस k के हो गया बेटा। ये आ गया वेक्टर p, एंड देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। वेक्टर p का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा √25। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आया तो बोलना। अब ये हो गया बेटा √35। So the unit vector along vector p will be given as 5/√35 I k minus 3/√35 j k plus 1/√35 k k। So hope that आप सबका यही आंसर आया होगा। सर बेटा बोलो। सर ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई करना होता है? ट्रायंगल लॉ तब अप्लाई करना होता है बेटा जैसे आपको दिया जाए कि एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो आपको कि एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि वेक्टर ए के साथ मतलब 20 न्यूटन के साथ 30 डिग्री पर लग रहा है। मतलब आपको कंपोनेंट्स ना गिवन हो बेटा। देखो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ मतलब क्या होता है इसका। मान लो मैंने आपको बोला कि एक फोर्स लग रहा है बेटा, मैं ज्यादा टिपिकल नहीं लूंगा जिससे पता नहीं हो तो हो ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 20 न्यूटन। और एक मैंने बोला कि एक और फोर्स है बेटा 30 न्यूटन, और 20 न्यूटन और 30 न्यूटन के बीच में एंगल आपको दिया गया था मान लो 60 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे बोला गया बेटा आपसे, मतलब आपसे ये डायग्राम बना के नहीं बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि देयर आर टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन एंड दे आर एक्टिंग एट अ 60 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो अब आपको यहाँ पर आई जे के कंपोनेंट नहीं पता है, कंपोनेंट नहीं पता है तो आप क्या करोगे बेटा? ट्रायंगल लॉ लगाओगे, मतलब पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, और फिर आप जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आप इसका फॉर्मूला लिखते हो एफ नेट जो आता है बेटा अंडर रूट, ये 20 का हो गया 400 प्लस 30 का हो गया 900 प्लस 20 इंटू 30 कितना हो गया बेटा 600 1200 इंटू कॉस 60 हो गया 1/2। ये कैलकुलेट करना आते से मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये बेटा हो गया 13 और 6 1800, नियरली इतना आ रहा है, अंडर रूट 1800 न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जो ये मैंने किया क्या ये सही है? ये जो आई के कंपोनेंट में कर रहे हैं क्या इसमें कोई गड़बड़ है क्या? चलो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको रिजॉल्व करना आ गया, आपने समझ लिया कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो 20 न्यूटन तो हॉरिजॉन्टल है ही, केवल ये 30 न्यूटन का था वो हॉरिजॉन्टल नहीं था बेटा। इसका कंपोनेंट जो आएगा 30 वाले का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा 30 cos 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा 30 sin 60। बोलो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी? यस सर। इतना तो समझ में आया ना बेटा? यस सर। अब बेटा इसको मैं आई जे के टर्म में लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ भाई। कैसे? ये जो हमारा 30 न्यूटन था, 30 न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ बेटा 30 cos 60 का मतलब हो गया 50, है ना। तो 15 आई के प्लस √3/2, 15 √3 जे है। बताओ बेटा यही है क्या? ये जो 30 न्यूटन वाला फोर्स है वो यही है क्या? ये जो हमारा F1 है, सॉरी F2 है, ये हमारा वही बनेगा। ये F2 जो हमें 30 न्यूटन दिया गया था, और ये F1 है बेटा। अब F1 केवल x के अलावा F1 को ऐसे लिख दो, F1 = 20 आई के। अब बोला गया था टोटल फोर्स बताओ, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? आई को आई में ऐड कर दो, 35 आई के प्लस 15 √3 जे के। मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करोगे? अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 15 √3 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर किसी को पता है क्या? मुझे तो पता है 1225। 1225। 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3। सॉल्व करो बेटा कितना आएगा? अंडर रूट 1225 प्लस 675, 628। यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन सही थी? 612 1900 आएगा सर वहाँ और पर। 1900 आएगा, बिल्कुल सही। क्या कोई चेंज आया? बोलो बेटा कोई चेंज आया?
नो सर। Hmm. है ना? तो मतलब सब कुछ एक जैसा ही है, बस तरीके अलग अलग है। क्योंकि कुछ तरीके हमारे लिए आसान पड़ जाते अलग अलग सिचुएशन। कहीं हमारे लिए ये सिचुएशन आसान पड़ जाती, वहां ये यूज कर ले। कहीं हमारे लिए कंपोनेंट वाला आसान पड़ जाता है, कंपोनेंट वाला यूज कर ले। कुछ नहीं बदला बेटा, कुछ भी नहीं बदला। वही क्वेश्चन था, उसको एक ये पैरेललोग्राम ला से लगा दिया, दूसरा कंपोनेंट से लगा दिया। बात और इफेक्ट सब कुछ एक ही है बेटा। ठीक है, यस सर। गुड। और हाँ, जैसे आपने पूछा कि मुझे कब ट्रायंगल यूज करना है, तो वो तब यूज करना होता है जब आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ना गिवन हो, बस फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और एंगल आपको गिवन, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एंगल आपको गिवन हो, तो आप सीधे ट्रायंगल लगा सकते हो। और अगर कंपोनेंट्स है तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो बोलना बीच में, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, लगता हो कि ये क्या है वो क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, रिलेटेड कैसे, सारी बातें बेटा, सारे कंसेप्ट्स हैं, बस आप पूछते चलना, कुछ भी अलग नहीं है। ऐड करने के दोनों मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ मेथड से भी आप निकाल सकते हो, दूसरा कंपोनेंट्स बना करके निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत ही आराम आराम से होंगे आपसे क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं कल जो क्वेश्चन कर लेते हैं बात, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसी यूनिट वेक्टर पर। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने आपको दिया वेक्टर a इक्वल्स टू 0.3 i k प्लस 0.4 a कैप माइनस c, सॉरी ये j कैप a कैप, ठीक है, एंड वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर, आपसे ये बोला गया वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड आउट c कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेक्टर। ये सारे क्वेश्चन किए इस तरह के। मैंने आपसे बोला कि ये वेक्टर गिवन है और ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको क्या पता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूनिट वेक्टर है ना। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सर इसका मैग्नीट्यूड होना सर चाहिए 5√3/10, कितना बेटा, 5√3/10। 5√3/10, ओके हाँ सही। तो वेक्टर ए बेटा कितना आ गया, मतलब अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अब इसको आप लिखोगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इट इज 0.09 प्लस 0.16 प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, क्योंकि 16 कितना होता बेटा 25। तो c स्क्वायर आ गया कितना बेटा 0.75, व्हिच कैन बी रिटन एज 75 by 100। 25 से कैंसिल करोगे 3/4, तो c की वैल्यू आ गई √3/2। यही आ रहा है, यही आ रहा होगा ना, Yes, sir. √3/10 का मतलब यही हुआ है ना। ठीक है, यस सर। आया समझ में सबको, आ गया भैया समझ में, अरे बोल दिया करो यार। यस सर, यस सर। गुड, चलो ठीक है, ये बात हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। एक और अभी यूनिट वेक्टर का और क्या यूज होता है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर भी ले लेते हैं, और एक हमने 3D वाला बताया उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, दो क्वेश्चन मैं लूंगा इस तरह के। पहला तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो ये है, इफ अ कार मूविंग विथ अ स्पीड मूविंग विथ अ स्पीड स्पीड मान लीजिए 10 ले लेते, थोड़ी कैलकुलेशन सही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड along a vector, एक वेक्टर के along मूव कर रहा है बेटा, and that vector is given as दिया ना -4i + 3j, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार, आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना है बेटा कार। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक कार है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना,
along the vector r minus 4i plus 3j, you have to tell what is the velocity vector of the car. कार की वेलोसिटी वेक्टर अगर निकालना तो कैसे निकालोगे आप? आता बेटा, कर पाओगे? Yes, sir. So minus 8i plus 6j cap. माइनस 8i plus 6j. गुड. और किसी का है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, आपको मैग्नीट्यूड दिया है, बस डायरेक्शन ढूंढना है तो वेक्टर हो जाएगा. मैग्नीट्यूड आपको दिया गया वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड, और आपसे बोला गया कि ये इस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, इसके अलोंग मूव कर रहा है. तो करना क्या है, बस इसमें आपको जो वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो क्या करना है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसमें r कैप से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन है व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड आपको गिवन है. करना क्या है, बस डायरेक्शन और लाना है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, r वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, तो r कैप से मल्टीप्लाई कर दो. तो r कैप की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, और वेलोसिटी वेक्टर तो आपको दिया गया है 10, और r कैप की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो इट विल बी -4i plus 3j अपॉन अंडर रूट 16 plus 9. तो ये आ गया बेटा कितना, 10/5 minus 4i plus 3j, and finally you will get -8i plus 6j. बोलो बेटा, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो अच्छी बात है. ठीक है, अब एक और 3D वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, जो 3D वाला भी बताया था कि अगर अल्फा बीटा गामा इनके साथ एंगल बन रहा हो तो कैसे करेंगे. यूनिट वेक्टर का कंप्लीट यूज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या काम होता है, क्या खासियत होती है यूनिट वेक्टर की. इसको याद रखना बेटा, आगे अभी ग्रेविटेशन में भी काम आएगा ये आपके. ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है. तो जब भी आप उसके वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना बेटा, तो आपको उसी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो 3D वाला ले लेता हूँ, ज्यादा कभी पूछा तो जाएगा नहीं. अच्छा, यूनिट वाला लेने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ बेटा, जो अभी मैंने लिखा था cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, है ना, तो उसमें एक रिलेशन होता है बेटा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा, ये होता है बेटा 1. ठीक है, ये होता है 1. क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो जो अभी मैंने 3D वाला लिखा था ना, जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस का बीटा एंगल और z एक्सिस का गामा एंगल बना रहा है, तो x कंपोनेंट p cos अल्फा, y कंपोनेंट p cos बीटा और z कंपोनेंट p cos गामा. तो उस सिचुएशन में बेटा ये जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है, ये क्या होता है बेटा, 1 होता है. ठीक है, चलिए 1 हो गया. अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है a bird is moving with a speed 10 meter per second, 10 meter per second at an angle uh, 60 degree with x-axis and 60 degree with x-axis and एक और एंगल की जरूरत पड़ जाएगी आपको 30 डिग्री विद y एक्सिस. ठीक है,
find out z component of the velocity of bird. मतलब ये 3D आ गया बेटा, है ना? जैसे हमारे घर में फ्लाई होती है तो उसका 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है ना? वैसे ही बर्ड भी है, तो इस तरह से फ्लाई कर रही है। जेड कंपोनेंट बताना बेटा। आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है? It is making an angle 60 degree with the x-axis, 30 degree with the y-axis. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? सबसे पहले क्योंकि तीनों एक्सिस के अलावा ये वेरी कर रहा है, then you will write down सर vector is equals to 10 सर हाँ बेटा 0 आया। 0 नहीं, 0 तो नहीं आना चाहिए। लेट मी चेक। 10 cos अल्फा i के प्लस 10 cos बीटा j के, ऐसे लिखोगे ना बेटा, प्लस 10 cos गामा, ठीक है? अगर तीनों डायमेंशन आ गए बेटा तो आप ऐसे लिखोगे, है ना? अब आपको क्या क्या गिवन है? गिवन है आपको अल्फा 60 डिग्री और बीटा कितना गिवन है बेटा? सर 5 तो नहीं आ रहा कहीं? वो वैल्यूज अलग अलग हो जाती है ना, क्योंकि याद नहीं रहता है कौन सी वैल्यू कहाँ दी। तो देखो 60 डिग्री 30 डिग्री हो गया बेटा, और गामा आपको निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लिखोगे cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर 60 कितना हो गया? 1/4। ये हो गया बेटा कितना? 3/4। हाँ बेटा 0 ही आ जाएगा, सही बोल रहे हो आप। 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया बेटा 4/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बेटा cos गामा क्या हो गया? 0 हो गया। तो z एक्सिस के अराउंड जो वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 10 cos गामा व्हिच विल बी 0। बोलो बेटा समझ आया? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? तो इस केस में क्या होगा? 3D की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस गिवन है, ठीक है ना? ये हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन हो गया 0,0,0। मान लो एक पॉइंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है आपको x, y, z, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है व्हाट इज ओपी वेक्टर। आपको बताना है यहाँ पर ओपी वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी गिवन एज, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा उसको हम सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं x i के प्लस y j के प्लस z k के। भाई बात तो वही हुई ना, x y z का मतलब क्या है? x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, z कंपोनेंट पता है, और वो भी ओरिजिन से। तो जो ओपी वेक्टर आया बेटा x i के, y j के और z के है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। बोलो समझ आया? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे बेटा, तो उन कोऑर्डिनेट्स में i j k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। बोलो समझ आया? Yes, sir. है ना? पढ़ा होगा इसको आपने। अब इस Yes, पोजीशन sir. वेक्टर की हेल्प से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? तो मान लीजिए
कोई एक पार्टिकल जो है बेटा वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पॉइंट P से पॉइंट Q पहुंच गया है, यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट P से कहाँ गया बेटा, Q पहुंच गया। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z। तो अब Q का अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे देन इट विल बी गिवन एज दिस वन। ओरिजिन से Q को जोड़ दो, ओरिजिन से P को जोड़ दिया आपको मिल गया R1 वेक्टर, ओरिजिन से Q को जोड़ दिया आपको मिल गया R2 वेक्टर। बट अगर पॉइंट हमारा इफ एनी पार्टिकल moves from P to Q, moves from P to Q, अगर P से Q पर मूव किया देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा हो जाएगा वेक्टर पी क्यू, पी से क्यू गया तो पी क्यू वेक्टर, इट विल बी गिवन एज ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। कैसे बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं ट्रायंगल ओ पी क्यू का, ट्रायंगल ओ पी क्यू का बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ यू विल राइट ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। बोलो ये समझ आ रहा है? यस सर। सो बस अब अगर आपको ये पता चल गया तो आपको पता है OQ वेक्टर OP वेक्टर कैसे लिखते हैं, बस इसको ऐसे लिखना है x2ik प्लस y2jk प्लस z2k, ये हो गया OQ वेक्टर। माइनस कर देना है OP वेक्टर के साथ, तो मतलब x1ik प्लस y1jk प्लस z1k, ठीक है बेटा, बस माइनस करके यहाँ पर पता लगा, ये हो गया x2 माइनस x1ik प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, समझ आई बात? पोजीशन Yes, sir. वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर होगा, ठीक है बेटा, ओके। अब इसमें ऐसे जैसे बोल दिया जाता है, कभी कभी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया जाता है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कि एक पार्टिकल जैसे अभी तो आप ग्रेविटेशन ही पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में ही मान लो हमने इसको यूज करना है। एक पार्टिकल कहीं एक पॉइंट पर रखा है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दूसरा पार्टिकल किसी और पॉइंट पर रखा है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है पता लगा लिया, कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो इस फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे, दूसरे वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन है ऐसे लिख लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वहां पर। उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया ना, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल गया बेटा, अगर कभी बोला जाए वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिलेगा बेटा, बस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, ये डेल्टा x मिला था डेल्टा x पर डेल्टा t हो जाएगा, मतलब dx by dt हो जाएगा, तो vxik प्लस vyjk प्लस vzk ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो ऐसे लिखते आ रहे हैं अभी तक हम लोग सब। एक्सेलरेशन होगा फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो axik pyjk और azk, मतलब किसी भी वेक्टर के हमेशा क्या होते हैं बेटा, तीन कंपोनेंट होते हैं। अगर आप 3D की बात कर रहे हो दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा, अगर 2D की बात कर रहे हो, एंड दे कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर 2D है तो रिजॉल्व करना आसान होता है, 3D है तो आपको तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए, दो के साथ तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है बेटा, समझ आई बात? आसान सी बात थी, ऐसी बता दिया आपको, आपने पढ़ा इसको, ओके। इसके बाद एक और बात थी लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम पढ़ा क्या आपने? So बस बताया था सर ने इक्वेशन, अभी मतलब पढ़ाया नहीं था अच्छे से। ओके, लामीस थ्योरम भी यहीं पर कर लेते हैं साथ के साथ, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर बचेगा, काफी सारी कहानी हो जाएगी इसकी। और जितनी बातें यहाँ पर बताएगी बेटा यही यूज होगा आपके आगे किसी भी चैप्टर में जब आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स में, तो वेक्टर के फॉर्म में आपको यही सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। इसलिए जितनी बातें बताई गई हैं बस उतना आपको अच्छे से कर लेना है, बस जो भी आपको असाइनमेंट मिला हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन सब पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो देखते हैं लामीस थ्योरम क्या है। लामीस थ्योरम के बारे में क्या जानते हो आप, मतलब कुछ जो सर ने बताया था उसके बारे में कुछ सुना सुना होगा, जानते होगे कहाँ पर अप्लीकेबल होता है बेटा ये?
सर अगर कोई फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो उनका सम 0 होता है, तो उसमें था कुछ ऐसी इक्वेशन। तो लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है बेटा, ये मोस्टली होता है 3 वेक्टर्स के लिए, ठीक है। इसका स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स लिख देते सीधे सीधे, जरूरी नहीं हमेशा फोर्स हो। इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0, कंडीशन ये है बेटा, लामीस थ्योरम आप वहां पर अप्लाई करोगे जहां पर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो, 0। इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0, ठीक है ना, जहां 3 होंगे वहीं पर लगेगा, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा है तो आप उसको 3 के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो अगर कट ऑफ तो। इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0, देन in that case magnitude of their magnitude of the vectors are directly proportional to जो भी तीनों वेक्टर्स हैं बेटा, उन तीनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे, दे आर गोइंग टू बी directly proportional to the sine of angle between two other vectors. जैसे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, वेयर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अगर बी के मैग्नीट्यूड की बात होगी तो बी का मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। सी का निकालोगे तो ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो ये होता है लामीस थ्योरम का मतलब बेटा, कि अगर रिजल्टेंट 3 वेक्टर का 0 है, पहली कंडीशन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0, देन एंड ओनली देन the magnitude of the vectors are directly proportional to the sine of the angle between two other vectors. 3 वेक्टर है ना, किसी एक का मैग्नीट्यूड बाकी दो के बीच बनने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली, पहले तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें। डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो 2 तरीके हैं बेटा हमारे पास। मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, आप सबको मैंने ट्रायंगल का पढ़ाया था। एक वेक्टर मान लो हमारे पास ऐसा हो गया बेटा, ठीक है ना, और तीसरा वेक्टर सीधे। अगर रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेक्टर होता है बेटा, वो हमेशा कहाँ होता है, इनिशियल वेक्टर के टेल पर आकर के गिरता है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऐसा डायग्राम बनेगा। तो जहां कहीं भी ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको, आप यहाँ पर लामीस थ्योरम लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मान लो ए और बी के बीच का एंगल दिया है आपको अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल आपको मान लो दिया गया है बीटा, और इनके बीच का एंगल आपको दिया गया है गामा। हमने बताया था एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, तो यही एंगल्स होंगे, अल्फा बीटा गामा आपको यहाँ पर इस तरह से गिवन है, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल आपको दिया गया है कितना, ए और बी के बीच का एंगल क्या दिया बेटा, अल्फा। ऐसे ही दूसरा तरीका जो इसका रिप्रेजेंट करने का होता है बेटा, वो ये होता है कि एक ही पॉइंट से तीनों फोर्सेस को स्टार्ट कर दो। एक ये हो गया हमारा वेक्टर ए, एक ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और एक ये हो गया हमारा वेक्टर सी। कुछ इस तरह से 3 वेक्टर सी रहने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ए और बी के बीच का एंगल हमने कितना एज्यूम किया बेटा, अल्फा एज्यूम किया। बी और सी क्या लिखा था मैंने इसमें, बी और सी बीटा, बी और सी का बीटा एज्यूम किया, और ए और सी का गामा एज्यूम। ये दोनों ही सिचुएशन किसके लिए है बेटा, लामीस थ्योरम के लिए। आइदर यू विल गेट लाइक दिस डायग्राम और यू आर गोइंग टू गेट दिस डायग्राम। इन दोनों ही सिचुएशन में बेटा क्या होता है, लामीस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ये दोनों ही रिजल्टेंट 0 दे रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट क्या है बेटा, 0 डायग्राम में। तो अब इस केस में अकॉर्डिंग टू द लामीस थ्योरम, इफ यू विल राइट ए विल बी प्रोपोर्शनल टू, अब मैंने बात की इसका किया बेटा ए, तो बी और सी के बीच का एंगल लेंगे। बी कौन सा है, ये वाला है, सी कौन सा, ये वाला, बीटा। तो ए विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लामीस थ्योरम। अगर मैं बोलूं कि बी का मैग्नीट्यूड बता, तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए और सी के बीच का एंगल क्या है, गामा है, साइन गामा। आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। अगर ए के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बी और सी के बीच का एंगल क्या है बेटा, बीटा है, साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होगा। बी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए और सी के बीच का एंगल कितना बेटा, गामा, साइन गामा लिखो। ऐसे सी की बात करेंगे, सी विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल क्या है बेटा, अल्फा। So this is the statement of the Lamies theorem, and this can be arranged like, अब अगर हम मान लो इसको हम नीचे ले
a अपॉन साइन बीटा कांस्टेंट, b अपॉन साइन गामा कांस्टेंट, c अपॉन साइन अल्फा कांस्टेंट। इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन अल्फा। तो दिस इज द लामीज थ्योरम। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। ठीक है, तो लामीज थ्योरम में आपको यही करना होता है कि किसी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बाकी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। a अपॉन sin बीटा लिखा तो ये ध्यान रखना बीटा किसके बीच का एंगल है, b और c के बीच का। अगर b अपॉन sin गामा लिखा है तो गामा किसके बीच का एंगल है, a और c का। c अपॉन sin अल्फा लिखा तो अल्फा किसके बीच का एंगल है, a अपॉन a और b के बीच का। तो होप दैट आपको समझ आया? यस सर। अच्छा समझ में आया तो चलो इसका एक एग्जांपल। सर बेटा सर इन सब में कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है? बेटा अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल है ना, ए प्रोपोर्शनल टू समथिंग लाइक दिस, तो जब आप इसको नीचे ले जाओगे प्रोपोर्शनलिटी हटा करके आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट सेम ही मिलेगा ना। एक क्वांटिटी एक एक्सपेरिमेंट की आपको एक ही कांस्टेंट मिलेगा ना। लामीज थ्योरम का एक ही एक्सपेरिमेंट तो है, इसका मैग्नीट्यूड इसके एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है, इसका उससे, तो मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में एक ही कांस्टेंट आता है। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको जब आप डायनामिक्स पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेंगे कहीं कहीं। लामीज थ्योरम से बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, और कई कई तो ऐसी सिचुएशन आती है बेटा, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहाँ केवल लामीज थ्योरम लगता है। हालांकि हमारे पास दो मेथड होते हैं अलग, और उस क्वेश्चन को मैं भी ले नहीं सकता आपसे क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा जब आप पढ़ लोगे तभी उस क्वेश्चन को ले पाएंगे। खैर अभी केवल इतना समझो कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। तो एक छोटा सा सिचुएशन में यहाँ पर मान लो ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कुछ इस तरह की बॉल्स है बेटा, और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, और मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर एक फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, ठीक है, और ये एंगल दिया गया 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। ये बेटा स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन आता है, सुना होगा आपने शायद, सुना कि नहीं? बेटा टेंशन के बारे में जानते हो? सर टेंसर, ना टेंसर नहीं, टेंशन। अच्छा टेंशन। जानते हो? किसी स्ट्रिंग को अगर खींचोगे तो उसके अंदर टेंशन डेवलप होता है। यस Yes, sir. सर। 9th 10th में क्या पढ़ा आपने? 9th में था ये। बेटा क्या होता है ना, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेते हो, जैसे मान लो एक रस्सी से आपने किसी वेट को लटका दिया, तो उस रस्सी में टेंशन आ जाएगा ना, उस रस्सी में फोर्स आ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा। सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आप उसको पकड़ के खींच रहे हो तो आप उसके फोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो आपका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए वो अपने अंदर क्या करता है, टेंशन डेवलप करता है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर मान लो चलो ठीक है, वो टेंशन क्या है वो बात की बात है, हमारा तो मुद्दा ये है कि हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इसमें जो टेंशन आएगा कैसे आएगा। ये बेटा एक टेंशन यहाँ पर आएगा T1, एक टेंशन यहाँ पर आएगा T2, दो स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन आएगा बेटा, और ये वाला फोर्स आपको गिवन है, दिस इज 3 न्यूटन, ठीक है। अब ये टेंशन होता क्या है, जब आप डायनामिक्स पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ये 3 न्यूटन है बेटा। आपसे T1 T2 की वैल्यू पूछा गया है, बता सकते हो T1 T2 की वैल्यू? देखो बेटा क्या है यहाँ पर ये जो तीनों फोर्सेस लगे हुए हैं, एक तो 3 न्यूटन का लगाया है, बाकी जो रस्सी में डेवलप हुआ है T1 T2, ये तीनों मिल करके इनका रिजल्टेंट है 0। कैसे पता मुझे रिजल्टेंट 0? क्योंकि बेटा ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, 0। तो रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब अगर यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट 0 है, देन व्हाट यू विल राइट डाउन, आप क्या लिखोगे बेटा, पहले फाइंड आउट द एंगल। तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपको एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो टोटल एंगल ये कितना हो गया बेटा, 90 प्लस 30 120 डिग्री। अब ये कितना बचा बेटा, 360 में से माइनस कर दो इसको, तो
90 और 20 कितना हो गया 210 150 डिग्री ये हो गया। तीनों के बीच का एंगल हमने निकाल लिया, समझ आ गया? एंगल समझ आ गया बेटा? सर रिपीट कर दो प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। देखो इन दोनों के, क्योंकि ये तीन फोर्सेस हैं बेटा 3 न्यूटन T1 एंड T2, और ये क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट फोर्स क्या है बेटा 0। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होता है बेटा 0। अब नेट फोर्स 0 है, तीन फोर्स है, उनका रिजल्टेंट क्या है बेटा 0, मतलब लॉन्गिश थ्योरम लग सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है। अब इस एंगल को निकालने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अगर ये 30 दिया तो ये 30 होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो 30 + 90 टोटल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। T1 T2 के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, तो T1 एट 3 न्यूटन के बीच का जो एंगल हो जाएगा बेटा वो कितना होगा 360 - 90 - 120 दैट इज 150। तीनों एंगल्स आपको पता चल गए। अब बेटा लॉरेंस थ्योरम में आपको अल्फा बीटा गामा से कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस इतना याद रखना है। आपको कितना याद रखना है कि अगर मैंने 3 न्यूटन लिया तो अपॉन में साइन के साथ कौन सा एंगल लिखेंगे बेटा T1 और T2 के बीच का एंगल। ये फोर्स कंसीडर किया तो अदर दो के बीच का एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब लिखेंगे T2। जब हमने T2 लिखा तो साइन ऑफ कौन सा एंगल लेंगे बेटा T1 और 3 न्यूटन, T2 के अलावा जो फोर्सेस है उनका, मतलब कितना 150 इज इक्वल्स टू T1 लिखेंगे बेटा अपॉन साइन किसके बीच का एंगल लेंगे T2 और 3 न्यूटन के बीच का एंगल लेंगे विच इज 9। सो नाउ बारी बारी से इक्वेट करो और आंसर निकाल दो। 3/sin 120 इक्वल्स टू इतना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको, T2 आपको मिल जाएगा sin 120 सॉरी sin 150/sin 120 sin 120 into 3। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, sin 120 मतलब sin 90 + 60, sin 90 + 60 मतलब cos 60, cos 60 1/2 होता है, और ये sin 120 मतलब sin 90 + 30 मतलब cos 30 √3/2 होता है। तो 1/2/√3/2 into 3, तो कितना आ गया बेटा 3/√3 दैट इज √3 न्यूटन। तो जो टेंशन आ गया T2 मतलब ये वाला टेंशन कितना आ गया √3 न्यूटन। अब ये वाला आ गया, अब T1 की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो T1 sin 91 होता है इज इक्वल्स टू 3/sin 120, sin 120 अब ये भी बताया cos 30 होगा बेटा, cos 30 √3/2 होता है, 3/√3/2, तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 न्यूटन। बोलो समझ आ गया? यस सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द लमीज थ्योरम। ठीक है, बस ये कंडीशन याद रखना है कि तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर इस वेक्टर को लिया तो एंगल बाकी दो के बीच का लेना है, बस फटाफट सॉल्व हो जाए। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये इतनी सी बातें थी, इतनी बातें हमारी हो गई, आपको समझ में आ गई। अब केवल वेक्टर्स प्रोडक्ट की बातें और करनी, अब